हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडेज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य। आज की नई क्लास में जीएस की क्लास, ईवीएस की क्लास जो कि रेगुलर क्लास आपकी कर दी गई है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा वो बच्चे जो सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो क्लास का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता है। तो आप सभी बच्चे क्लास का नोटिफिकेशन जानने के लिए या पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो डेली अब हम 20 क्वेश्चन लेंगे इसमें। ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन और कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। ठीक है, तो एक अच्छा रिवीजन रहेगा डेली का। तो आज का टॉपिक हमारा रिवर्स एंड कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज नथिंग इज इम्पॉसिबल, ध्यान रखें, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। ये मैसेज हमारा आपके लिए कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देखना ही पड़ेगा। मतलब मेहनत का उत्तर मेहनत से देना ही पड़ेगा और कंपटीशन का उत्तर कंपटीशन से उत्तर देना ही पड़ेगा। तो ये हमारी टैगलाइन है जिसको हम यूज करते आ रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो चुका है इसको हम आपके सामने रखते हैं। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिंदकुश पर्वत से, हिंदकुश रेंज से। ये रेंज जो होती है ना, ये पर्वत श्रेणी होती है, ध्यान रखें, पर्वत श्रेणी। ठीक है, श्रेणी मतलब श्रृंखला। एक पर्वत श्रेणी, जैसे मान लीजिए ये एक ही पर्वत श्रेणी, उसमें बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, तो ये बात है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिंदकुश रेंज, हिमालय रेंज, कराकोरम रेंज या कैलाश रेंज। ठीक है, आप हिमालय पढ़ते हैं तो हिंदकुश रेंज तो आप सभी जानते हैं कि भारत के बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहां पर हिंदकुश रेंज है। तो इससे तो सिंधु नदी नहीं निकलती है। हिमालयन रेंज से भी नहीं निकलती है। ठीक है, कराकोरम से भी नहीं निकलती है। कैलाश रेंज, और वो भी जो चाइना का पार्ट है, कैलाश रेंज का वो हिस्सा जो चाइना में है, यहाँ से इसके पास से ये निकलती है सिंधु नदी। तो हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्ट वर्ड फ्लोइंग। इसका आंसर आप दीजिए, फिर मैं आंसर देता हूँ। टाइम कम लगाएंगे, आज से हम ये ध्यान रखें कि 20 से 25 मिनट की ही क्लास रहेगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन 20 की डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट वर्ड फ्लोइंग कौन सी रिवर है? महानदी, गोदावरी, तापी या कावेरी। कौन सी नदी ऐसी है जो वेस्ट की तरफ जाती है? आप मैप पढ़ते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इस तरफ ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो कौन सी रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है? महानदी, गोदावरी, तापी या कावेरी। ये सारी ही पेनिनसुलर रिवर हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का ढाल जो है वो इस तरफ है, तो मोस्टली रिवर इस तरफ बहती है, यानी कि वो बहती हैं ईस्ट की तरफ या बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ रिवर हैं जिनमें से एक रिवर यहाँ पर दी हुई महानदी भी नहीं है, ये तो ईस्ट फ्लोइंग है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। तापी इज द राइट आंसर एंड कावेरी आल्सो ईस्ट फ्लोइंग। तो हमारा सही आंसर है डी। आप सभी अपना आंसर दे दीजिए। जब तक डिस्कशन होता है तब तक आंसर हम आपको मौका देंगे कि आप अपना आंसर रखें और इस डिस्कशन को टेस्ट के रूप में करें। द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। जो रिवर कावेरी है वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है? आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक से महाराष्ट्र, या कर्नाटक से तमिलनाडु, या केरला से तमिलनाडु। बताइए, कावेरी रिवर की बात हो रही है, ये कौन से स्टेट से बहती है? अगर आपको पता है कि कावेरी का उद्गम कहाँ पे है, दैट इज द ओरिजिन कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो कावेरी रिवर निकलती है कर्नाटका से, तो कर्नाटका जहाँ पर है उसको तो हम ऑप्शन में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद वो एंटर करती है कर्नाटका से सीधा तमिलनाडु में एंटर करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को काट दीजिए। ठीक है, तमिलनाडु महाराष्ट्र से ये होके नहीं जाती है, केरला से भी होके नहीं जाती। हालांकि केरला से कुछ छोटी छोटी रिवर्स इसमें आके मिल जाती हैं, छोटी छोटी, तो इसका बेसिन तो यहाँ पर है लेकिन ये इससे फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो केरला को भी हटाइए, तो हमारा सही आंसर सी हो गया। कर्नाटका से ये तमिलनाडु में एंटर करती है, और कावेरी जल विवाद आपसे पूछा जाए फिर उसमें तीनों स्टेट आ जाएंगे, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों ही स्टेट जो है इसके कावेरी जल विवाद में शामिल हैं। तो ये सही आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 300
चौथा क्वेश्चन, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड एज व्हाट? दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं, दो बड़ी नदियां हैं अगर, तो उनके अंदर कुछ सहायक नदियां भी होंगी। ये सहायक नदियां अपने साथ बड़ी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, ठीक है। तो ये उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र बन जाता है, ये वाला क्षेत्र। तो दोनों बड़ी नदियों नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, ये नदियों को कहते हैं पानी, और दो नदियां हो जाए तो दो पानी, और वैसे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पानी को कहते हैं आब, ठीक है। तो दो आब, दो पानी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पांच नदियां हैं तो पंच आब यानी कि पंजाब हो गया। जो पंजाब है उसमें पांच नदियां हैं, ठीक है, तो पंच आब हो गया। तो ऐसे ही दो आब का क्षेत्र होता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। फर्टाइल मतलब काफ़ी उपजाऊ होता है, इस पे खेती करना बड़ा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा उपज निकलती है, ठीक है। तो ये ड्रेनेज बेसिन तो होता है नदी घाटी, नदी जितने क्षेत्र से अपना पानी उठाती है उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। उसके बाद वाटर शेड क्या है? वाटर शेड जो पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ से नदियाँ शुरुआत करती हैं उसको वाटर शेड कहते हैं, जहाँ पानी बरसता है लेकिन ये जल्दी से बह के चला जाता है। इसके लिए यहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है, यहाँ पानी स्टोरेज के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लोलैंड और टेरेन, तराई का भूमि। ये तराई का भूमि है जो पहाड़ से पत्थरों के बीच से एकदम नदियाँ गायब हो जाती हैं, और उससे बाद ये यहाँ पर तराई का क्षेत्र मिलता है। तो ये तो कुछ नहीं होगा, दो नदी के बीच की भूमि होगी दोआब, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर सिस्टम? मेजर रिवर सिस्टम, किस प्रमुख नदी तंत्र का पार्ट तीस्ता है? तीस्ता नदी है, सिक्किम से निकलती है, आप सभी जानते हैं, और उस पर उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग है कि इधर से गंगा नदी आ रही है और इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जो कि बांग्लादेश में आके दोनों मिल जाती है। तो यहाँ पर ही सिक्किम से होते हुए फिर पश्चिमी बंगाल से होते हुए एक रिवर आती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। तो गंगा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं, कावेरी भी नहीं, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का ही हिस्सा बनती है, तो इसमें आके इसके एक ट्रिब्यूटरी है कि एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज, देखिए वेस्टर्न घाट से जितनी भी रिवर जो हैं वो वेस्ट की तरफ जो जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। एक बार हम इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और यहाँ से इस तरफ जो रिवर जा रही हैं ये रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। मोस्ट ऑफ द रिवर एक आध बनाती होगी लेकिन मोस्ट ऑफ का है इसने, ऐसा क्या? इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट, उच्च ढाल की वजह से। दे आर टू स्लो, ये बहुत धीमे चलती हैं। दे आर नॉट पेरिनियल, वे बारहमासी नहीं है। देयर इज नो वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे तो सही निकलेगा। ऑफ द हाई ग्रेडियंट हमें लगता है कि हो सकता है हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। दे आर टू स्लो, ये स्लो नहीं है। असल में क्या है कि रिवर, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो कोस्ट के काफ़ी पास है जबकि ईस्टर्न घाट कोस्ट से काफ़ी दूर है। तो यहाँ से जो रिवर निकलती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल पास में है तो ये स्लो तो है नहीं, इसको तो हम एलिमिनेट करेंगे। दे आर नॉट पेरिनियल, पेरिनियल तो वो रिवर भी हैं जो इधर जाती हैं, तो ये पेरिनियल, दे आर नॉट पेरिनियल, सॉरी, ये भी पेरिनियल नहीं है और ये भी पेरिनियल नहीं, तो ये इन्होंने डेल्टा क्यों बना दिया? ये तो ऑप्शन कटेगा। देर इज नो वेजिटेशन, वेजिटेशन तो बहुत है। आप यहाँ देखिए केरला में तो सदाबहार वन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर भी बारिश होती है। तो ये वनस्पति से तो भरे हुए हैं, ये तो ऑप्शन ही कट गया। हाई ग्रेडियंट है, देखिए इसको थोड़ा सा हम 3D में ऐसे बताएंगे कि ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, यहाँ से कोस्ट जो है भारत का कोस्ट बहुत पास में है। तो यहाँ से जो रिवर बह के जाती है बड़ी तेजी से जाती है, तेजी से जाने की वजह से ये तट को काट देती है, जिसकी वजह से डेल्टा ना बन के यूस्ट्रीज बनती हैं। यूस्ट्रीज कहते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, यानी कि ऐसा नदी का मुख जिसमें ज्वार घुस जाते हैं, समुद्र के ज्वार घुस जाते हैं। तो यहाँ डेल्टा नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं हो पाता। जब रिवर स्लो होंगी ना तब डिपोजिशन होगा। स्लो होने के बाद वो अपनी मिट्टी को नीचे जमाने लग जाएंगी, लेकिन फास्ट चल रही है तो ये मिट्टी को बहा के अंदर तक ले जाएंगी, तो इससे डेल्टा नहीं बनता। तो ये हमारा सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट डज कृष्णा रिवर नॉट फ्लो? कौन से सेट्स के अंदर से कृष्णा रिवर फ्लो नहीं करती? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है, उसके बाद हम इसका आंसर दे पाएंगे। कृष्णा रिवर का उद्गम क्षेत्र है महाराष्ट्र का
महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ से रिवर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र से तो ये निकलेगी। ठीक है। तो बाकी और कौन से राज्य से होके जाती है? कर्नाटका से भी जाती है, आंध्र प्रदेश से भी जाती है। तो ये नहीं पूछा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र से तो जाती है, मध्य प्रदेश से ये नहीं जाती, तो हमारा आंसर ये हो गया। महाराष्ट्र से भी जाती है, आंध्र प्रदेश से भी जाती है, ये ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र से भी जाती है, कर्नाटक से भी जाती है, तो ये ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है। तो आप सभी बताइए आपका आंसर क्या आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ कुछ काम चल रहा है पड़ोस में, मुझे लगता है आपको कुछ साउंड सुनाई दे सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्लैरिटी आवाज़ की रहेगी। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज व्हाट? एज एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दिबांग से, देहांग से, सुबनश्री से या धनश्री से? तो जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से ये रिवर एंटर करती है तिब्बत से भारत के अंदर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक स्थान से एंटर करती है। तो यहाँ पर इसको दिबांग के नाम से नहीं जाना जाता, सुबनश्री भी नहीं और धनश्री भी, ये है दिहांग नदी कहा जाता है इसे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग इसकी सहायक नदी है, सुबनश्री भी इसकी सहायक नदी है। ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिल जाती हैं। द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर व्हाट? सतपुड़ा श्रेणी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वो पश्चिम से की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच में स्थित है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं आपको बताना है। देखिए भारत में अगर साउथ इंडिया को देखें तो इसको थोड़ा दोबारा ड्रा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस बताएं। यहाँ पर है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड के बाद यहाँ पर है एक पर्वत जिसे कहते हैं विंध्य पर्वत, और यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है नर्मदा, और फिर आता है सतपुड़ा, और यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है ताप्ती। ठीक है। तो ये सतपुड़ा रेंज के दोनों तरफ कौन सी रिवर होगी? अब नर्मदा और लूनी तो नहीं हुआ, नर्मदा और तापी सही आंसर हो गया, तापी और माही नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। तो नर्मदा और तापी दो नदियों के बीच में आपको दिखाई देगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर इन टर्म ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया? इनमें से कौन सा एक नदियों का उनके कुल बेसिन क्षेत्र के अवरोहीकरण में सही क्रम है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र, घाटी क्षेत्र सबसे ज्यादा है? ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की जल के मामले में, और वैसे भी इसका क्षेत्र देखिए कि चाइना के तिब्बत में इतना लंबा फ्लो करके उसके बाद भारत में एंटर करती है ये। ठीक है। तो पहले पे तो ब्रह्मपुत्र ही होगा और हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके बाद इंडस रिवर है, फिर गंगा है और फिर गोदावरी, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोदावरी है। ये सीक्वेंस भी हम यहाँ से मैच कर पाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र किसका है? ब्रह्मपुत्र का है, फिर इंडस नदी का है, फिर गंगा का, फिर गोदावरी का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो बच्चे हमारे पास हमसे पहली बार जुड़े हैं उन बच्चों को बता दें कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऐप को द फीडियाज एकेडमी नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। तो उसको आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर से टीचर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर KVS के लिए PRT से रिलेटेड और DSSB की PRT से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ TGT और PGT की तैयारी करने वाले बच्चे भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप KVS PRT की टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, और लेवल बिल्कुल KVS PRT के स्टैंडर्ड से ही मैच करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ DSSB PRT की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ बहुत सारी डेमो क्लासेज हैं, वो डेमो क्लासेज हर कोर्स में फ्री हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नवरात्रि स्पेशल में पहली बार जो है साल में एक ही बार ये डिस्काउंट दिया जाता है। 40% डिस्काउंट किया गया है सब बच्चों के लिए। ये दिवाली क्योंकि पास में है तो ये 40% डिस्काउंट है। जो बच्चे
फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते, तो उनको 40% डिस्काउंट दिया गया है। इसमें आप केवीएस पीआरटी का कोर्स जो कि नॉर्मली हमारा 3499 का प्राइस है, वो आपको 1799 की प्राइस में मिलेगा, जिसमें पूरी सारी क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग सब सब्जेक्ट की वीडियोज होंगी और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी होगी, जिसमें 20 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डीएसएसबी का भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 4999 की जगह 2999 में आपको अवेलेबल रहेगा। तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है, जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ये आपको कंटेंट की बात की जाए तो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब केवीएस ने जो टॉपिक दिए हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक दिए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उसको करवाया गया है। केवीएस का आपको कोर्स अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि केवीएस ने एनसीईआरटी को फोकस किया है और एनसीईआरटी से डीप क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमने उन टॉपिक को ढूंढ के अच्छे से उनको तैयार किया है। प्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया है, एनसीईआरटी से बेटर लुक में, अच्छे फोटोज के साथ, अच्छे वीडियोज के साथ उसको दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको गूगल फॉर्म टेस्ट पे टॉपिक वाइज टेस्ट से आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म से आपसे टेस्ट लिए जाएंगे हर टॉपिक वाइज, तो आपका रिवीजन का भी चांस रहेगा। तो आप सबके लिए अच्छा मौका रहेगा। आप इसके लिए एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसे हैप्पी नवरात्रि कूपन कोड यूज करें, तो आपको कोर्स के अंदर ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि कूपन कोड को यूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बंकिंघम कैनाल रन थ्रू, बंकिंघम कैनाल कहाँ रन करती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरल एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये बंकिंघम कैनाल जो है ये साउथ इंडिया में है, पहली बात तो ये है, और ये कोरोमंडल कोस्ट पे है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? इस तरफ है। तो इस तरफ से देखें तो कर्नाटका कट जाता है, कर्नाटका को काट दीजिए, केरला भी कट जाता है, ठीक है, ये केरला भी कट गया, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बच जाते हैं। तो ये बंकिंघम कैनाल जो है तमिलनाडु में जो है वो चलते हुए काकीनाडा एक स्थान है आंध्र प्रदेश, वहाँ तक जाती है। तो तमिलनाडु यहाँ हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश में काकीनाडा नामक स्थान तक जाती है ये कैनाल, बंकिंघम कैनाल जिसके नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, कौन सी कैनाल ऐसी है जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? ये लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सरहिंद कैनाल, अपर बारी दोआब कैनाल। तो यमुना नहर भी नहीं है, आप सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर एक सबसे बड़ी नहर है, भारत की सिंचाई नहर है, जो कि आप देखेंगे पंजाब से होते हुए वेस्टर्न राजस्थान से जो पार्ट है वहाँ तक जाती है, पंजाब से होते हुए, और इस क्षेत्र में सिंचाई का काम करती है। जो जिस जहाँ पर रेगिस्तान होना चाहिए वहाँ पर हरियाली हो गई, इसकी वजह से भारत की सबसे लंबी नहर है। आप सबके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से बैराज से निकलती है, ठीक है, और इस बैराज पर कौन सी नदियाँ जो है आपस में आके मिलती है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये आपका टास्क है, कमेंट में आप क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर बताएं। द रिवर सांगपो फ्लोज थ्रो बिफोर एंटरिंग इंडिया, कहाँ से बहती है सांगपो रिवर भारत में प्रवेश करने से पहले? सांगपो ब्रह्मपुत्र का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं जो कि आपको अलग अलग स्थान पे देखने को मिलेंगे। सांगपो चाइना के तिब्बत पार्ट में है, तो आपको यहाँ तिब्बत दिया होगा, म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तिब्बत इज द राइट आंसर। यहाँ से बहते हुए आती है, और उसके बाद भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, और उसके बाद जब ये असम में एंटर करती है तो असम में इसका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है याद रखनी चाहिए कि किस तरीके से आपको इसके कई नाम हैं और उस तरीके से कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो किस तरीके से इसको तैयार करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, यानी कि एक ही मैच्ड है, 3 गलत होंगे और एक सही होगा, ठीक है। पहला है तुलबुल प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है या नहीं। फिर श्री सैलम प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में। पापनासम प्रोजेक्ट कर्नाटका में, और उकाई प्रोजेक्ट ये गुजरात में। तो आप में देखिए यहाँ पर बस एक ही पेयर ठीक होगा। तो यहाँ पर देखिए तुलबुल जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है तुलबुल प्रोजेक्ट। उसके बाद श्री सैलम जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पापनासम प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर है, और उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में है। तो एक ही ठीक दिया हुआ है,
तुलबुल प्रोजेक्ट आपको जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद श्री सैलम प्रोजेक्ट जो है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और पापनासम तमिलनाडु के अंदर है। तो पेर जो है वो डी वाला ठीक है। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी पर है। ठीक है, तो आपको रिवर प्रोजेक्ट्स जो है वो करने होते हैं, वो पेपर में आते हैं। बकिंगम कैनाल इज इनलैंड वाटरवे इन बकिंगम कैनाल जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग है। एक ही देश के अंदर इनलैंड वाटरवे है। ये कौन से देश में है? यूनाइटेड किंगडम में, या ऑस्ट्रेलिया में, या इंडिया में, या न्यूजीलैंड में? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम नहीं है। हम जब जानते हैं कि भारत में पढ़ा है अभी हमने। ठीक है, और भारत में भी देखा है हमने कि कोरोमंडल कोस्ट पे है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये कैनाल बनी हुई है। और यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट पे काफी लंबी कैनाल यहाँ पे दिखाई देती है, काकीनाडा तक गई हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द तिब्बत रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। अच्छा, जो सांगपो रिवर है तिब्बत से जो आती है वो भारत में कहाँ से एंटर करती है? हालांकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश से वो एंटर करती है भारत के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश में ये एक डीप गोर्ज बनाती है, खड्डा बनाती है, जिसे कहते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत है वहाँ पर, और इसकी वजह से वहाँ पे एक गड्ढा बनाती है। और वहाँ से ये लगभग लगभग यू टर्न लेते हुए दक्षिण की तरफ अपनी दिशा बदल लेती है, वरना ये ऐसे बह रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत से ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हमने बताया था यहाँ पर इसका नाम दिहांग रिवर है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, असम में क्या नाम है? असम में भी बताया था, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मणिपुर और नागालैंड में ये फ्लो नहीं करती। यहाँ से कुछ इनकी जो सहायक नदियां है वो तो फ्लो कर सकती है, अदरवाइज फ्लो नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्थ इंडिया? इनमें से कौन सी नदी उत्तर भारत में सेंट्रल हाईलैंड से डेक्कन टेबललैंड को अलग करती है? देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं या प्रायद्वीप का पठार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने आपको बताया है कंटेंट क्लास अगर आपने की हुई है कोर्स में, तो हमने बताया था कि अरावली पर्वत से लेकर फिर उसके बाद यहाँ पर मेघालय के अंदर भी इसका कुछ पार्ट है। ठीक है, हमने आपको ये बताया था। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पर आपको जो बीच के हाईलैंड है जिसमें आप विंध्य पर्वत भी देख सकते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के साउथ में कई हिस्से को साउथ कहा जाता है। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन को यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने जब हराया था नर्मदा नदी के तट पे, तो उसके साउथ जाने के रास्ते को उसने रोक दिया था। तो ये नर्मदा नदी जो है ये चंबली नहीं है, चंबल है, ये ट्रांसलेशन ऐसी हो गई है। तो कौन सी नदी है? अब यहाँ पे नर्मदा ही नदी है। नर्मदा नदी जो है यहाँ पर इसको ये डेक्कन ट्रैप से हो जाता है, डेक्कन टेबललैंड आ जाता है, उसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड था। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी है, विंध्य पर्वत, उसके नीचे नर्मदा नदी, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, फिर उसके नीचे तापी नदी। तो ये इस नदी के नीचे के हिस्से को डेक्कन ट्रैप कहते हैं, डेक्कन ट्रैप टेबललैंड भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सी पोर्ट एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर कुछ समुद्री बंदरगाह दिए गए हैं और राज्यों को दिया गया है, इनमें से कौन सा एक सही से सुमेलित नहीं है? कांडला गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में, क्विलोन केरला में, और काकीनाडा महाराष्ट्र में। अभी हमने बात की थी और उसी से आप आंसर निकाल पाते। एक बकिंगम कैनाल को हमने डिस्कस किया था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, तो महाराष्ट्र तो होगा ही नहीं, काकीनाडा, तो बाकी सभी ठीक हो गए। कांडला प्रोजेक्ट जो है एक टाइडल प्रोजेक्ट है। जब टाइड आते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो तभी इस कांडला प्रोजेक्ट में कांडला बंदरगाह पे पहुंच पाते हैं। ये गुजरात के अंदर है। ये पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से आता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अरेबियन कंट्रीज से आते हैं ना, उन प्रोडक्ट्स को के लिए स्पेशली कांडला प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। क्विलोन केरला में है और काकीनाडा महाराष्ट्र में नहीं है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। सो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सोरो? इनमें से किस रिवर को भारत की दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? इस नदी में हुगली नदी है,
या दामोदर नदी है, या घाघरा नदी है, या कोसी नदी है। आप सभी समझ गए होंगे कोसी नदी की बात हो रही है। ये भारत के दुख की नदी है और बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिवर जो है वो नटोरियस है, किसके लिए कुख्यात है? अपना पाथ चेंज करने के लिए। ये पाथ को चेंज करती रहती है अपना बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये नटोरियस है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का भी शोक किसको कहा जाता है कई बार, हालांकि मोस्टली तो क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है। ठीक है, सो आज का टोटल लास्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। द रिवर विच राइजेज इन कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेचो ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो इज कॉल्ड एज व्हाट? देखिए, कोसी नदी का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसने कहा है कि छोटा नागपुर प्लेटू से निकलेगी, और कोसी नदी तो हिमालय से निकलती है, तो वो नदी का ऑप्शन तो इसमें दिया भी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू से बिहार से निकलती है और उसके रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। तो महानदी है, या दामोदर है, या कृष्णा है, या गोदावरी है? बताइए इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक दो दिन में आपकी करंट अफेयर की क्लासेज रेगुलर शुरू करेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लासेज जो हैं वो सुबह होगी 7 AM पे। ठीक है, तो 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, एक दो दिन बाद शुरू करेंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है। तो आपको मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, ये सारा करंट अफेयर करवाएंगे ताकि रिसेंट के एग्ज़ाम कवर हों। ठीक है, आपको कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन डेली करवाएं ताकि आपका पूरा एरिया जो है कवर हो जाए। वह नदी जो बिहार के छोटा नागपुर पठार से निकलती है कमरपेट पहाड़ी से, और जिसे दुख की नदी कहा जाता है, उसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी जो है उसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर बी हो गया, क्योंकि इधर से कृष्णा नहीं निकलती, गोदावरी नहीं निकलती। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महानदी भी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो ये बिहार नहीं हुआ, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ओके, तो दामोदर नदी की बात हो रही थी। तो आज हमारी ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आपका सौभाग्य हमेशा नहीं सोएगा। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। सौभाग्य न हर दिन सोता है। अपने आप को चमकाइए। आपका जो संघर्ष का जो ये अभी जो टाइम है ना, जब सक्सेस मिल जाएगी आपको याद आएगा। न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। किस्मत हर एक व्यक्ति को अपना जो है मौका देती है। ठीक है, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, इनको याद रखें कि कभी ना कभी किस्मत आपका साथ देती है। वैकेंसीज आ रही हैं, डिफरेंट स्टेट्स में आ रही है, वहाँ अप्लाई करते रहे। दूसरी वैकेंसी जिनका आप वेट कर रहे हैं, उनका वेट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सारी वैकेंसीज पे फोकस कीजिए। जितनी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। ठीक है, बाद में आप अपनी मनचाही जॉब को बाद में सिलेक्ट करें, पहले अपने आप को किसी जॉब पे सेट करें। ठीक है, पहला टारगेट ये रखें। चलिए, मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।